आजादी के बाद भी ब्राह्मणों और दलितों के बीच टकराव बंद नहीं हुआ, बल्कि ये और बढ़ा। किलबिमनी हत्याकांड या नरसंहार सदियों से चली आ रही ब्राह्मण बनाम दलित वर्चस्व की लड़ाई का ही एक और पड़ाव था। इस वीडियो से देश को पहली बार पता चला कि तमिलनाडु का किजवेनमी नरसंहार ब्राह्मणों ने किया था। वर्ष 1968 में 25 दिसंबर की रात में नागपत्तनम जिले के किजवेनमी गांव में अनुसूचित जाति के 44 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। मृतकों में 20 महिलाएं, 5 पुरुष और 19 बच्चे थे। लेकिन इतने बर्बर नरसंहार में एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई। अब तक देश को यही पता था कि गांव के ही एक अन्य पिछड़ी जाति के लोगों ने ये हत्याकांड किया था। लेकिन पूरे 55 साल के बाद किजवेनमी नरसंहार की कहानी को ब्राह्मण बनाम दलित बना दिया गया, जबकि जहां ये घटना हुई वहां ब्राह्मणों का एक भी परिवार नहीं रहता। अरुण पुरी की कंपनी इंडिया टुडे आज तक के न्यूज पोर्टल द लल्लन टॉप ने 1 नवंबर 2023 को ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। इतनी पुरानी घटना वैसे भी किसे याद रहती है। वीडियो में इस नरसंहार की तुलना अपोथाइट अर्थात रंगभेद से की गई। ये पार्थीट कहेंगे हम इसे। इस घटना के लिए त्रावणकोर राज्य को कोसा गया और बताया गया कि उसमें पिछड़ी जातियों को राजमार्गों पर चलने की अनुमति नहीं थी, जबकि त्रावणकोर रियासत का 1949 में ही भारत में विलय हो चुका था। लल्लन टॉप के इस वीडियो में डीएमके के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जो उन दिनों तमिलनाडु की सत्ता में थी। किजवेनमी दलित नरसंहार के सभी आरोपी सेनगुंथर जाति के लोग थे। मुख्य आरोपी का नाम गोपाल कृष्ण नायडू था। ये सभी सत्ताधारी डीएमके से जुड़े हुए थे, जिनका सबसे बड़ा नेता पेरियार था। तब पेरियार ने पीड़ित दलितों का साथ देने के बजाय उनको ही दोषी ठहराया और कहा, दलितों को जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना चाहिए, बगावत नहीं करनी चाहिए। सेनगुंथर भी एक पिछड़ी जाति है जो पारंपरिक रूप से बुनकर का काम करते हैं। किजवेनमी गांव में उनकी जमींदारी थी। दलित जाति के लोग खेतों में मजदूरी करते थे। उनका अपराध ये था कि उन्होंने मजदूरी के रूप में अधिक चावल मांग लिया था। सबक सिखाने के लिए गांव के लोगों को एक झोपड़ी में बंद करके बाहर से आग लगा दी गई। तब डीएमके के नेता सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री थे। वे भी आरोपियों की ही जाति के थे। तमिलनाडु में दलितों के इस बर्बर नरसंहार के 1.5 महीने बाद ही अन्नादुरई की कुर्सी चली गई और एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए। वे अगले पूरे 7 साल तक पद पर रहे, लेकिन उनके समय में भी दलितों को न्याय नहीं मिला। करुणानिधि भी एक संपन्न ओबीसी जाति से ही आते थे। आज उन्हीं के वंशज तमिलनाडु में दलितों का मसीहा बनकर बैठे हैं और ईसाई मिशनरियों के साथ साठगांठ करके सनातन धर्म को नष्ट करने की बातें करते हैं। द लल्लन टॉप के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उन्हें पढ़कर आपको स्थिति की भयावहता का अनुमान होगा। अधिकांश लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, उनसे बदला लेने और उनका नरसंहार करने के आह्वान हो रहे हैं। विजय कुमार गुप्ता नाम के एक दर्शक का कमेंट है कि ब्राह्मण द्वारा पिछड़े व दलितों के ऊपर किए गए अत्याचार को उजागर करने के लिए लल्लन टॉप की पूरी टीम को धन्यवाद। इस पूरी घटना को सुनकर मेरा रूह कांप उठा है और ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक विचार आ रहा है। कितने अमानवीय हैं। अरुण पुरी और इंडिया टुडे ने जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनवाया होगा, उसमें वो पूरी तरह सफल रहे। इस फर्जी कहानी को लाखों लोग देख चुके हैं। किसी मीडिया संस्थान से यदि कोई फेक न्यूज गलती से चल जाती है तो वो उसे तुरंत हटाता है, उसके लिए खेद व्यक्त करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई दर्शकों ने ध्यान दिलाने का प्रयास किया, किंतु इसे हटाया नहीं गया। कुछ लोग संपादक और एंकर वगैरह को कमेंट करके बुरा भला बोलते हैं,
लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये सब वास्तव में बहुत छोटे लोग होते हैं। असली संपादकीय नीतियां मालिक के स्तर पर बनती हैं। संपादक और एंकर केवल मुखौटा होते हैं। वे जानते हैं कि संपादक कोई ब्राह्मण नाम वाला हो और वो ब्राह्मणों के विरुद्ध झूठ फैलाए तो लोग उस पर अधिक विश्वास करेंगे। ऐसे कथित ब्राह्मण वास्तव में वामपंथी होते हैं जिनका असली धर्म पैसा होता है। लल्लन टॉप के संपादक का क्या स्तर है वो आप उसके इस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उसने भाजपा समर्थकों से कॉन्डोम प्रयोग करने को कहा ताकि उनके जैसे बच्चे पैदा ना हों। ये अलग बात है कि भाजपा की सरकार ने उसे सबसे अधिक बढ़ावा दिया, यहां तक कि IIMC जैसे सरकारी संस्थानों में उसे नए पत्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है। सांपों को दूध पिलाने की इस बीमारी पर बात बाद में। वापस लौटते हैं मीडिया के एजेंडे पर। हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए गढ़े जाने वाले समाचारों का अपना एक अर्थशास्त्र होता है। ईसाई मिशनरियां और USAID जैसी एजेंसियां कैसे इस काम के लिए मोटा पैसा बांटती रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हीं मीडिया समूहों को विज्ञापन देती हैं जो दलितों पर ब्राह्मणों के अत्याचार और चर्च पर हमले जैसे झूठ फैलाती हों। किजवेनमी नरसंहार के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराने के बदले में इंडिया टुडे आज तक समूह को क्या मिला है, इसका उत्तर वो ही दे सकते हैं। इंडिया टुडे इकलौता नहीं है। जातीय घृणा फैलाकर हिंदुओं को बांटने के इस खेल में भारत के लगभग सभी बड़े मीडिया समूह सम्मिलित हैं। अधिकांश वामपंथी, जिहादी या कांग्रेसी हैं, जिनमें कुछ को संघी या मोदी भक्त का चोला उड़ाकर बिठाया जाता है ताकि उनकी निष्पक्षता का भ्रम बना रहे। भारत में SC/ST एक्ट में दर्ज होने वाली 80% शिकायतों में आरोपी किसी तथाकथित पिछड़ी जाति के होते हैं। अधिकांश उन जमींदार जातियों के लोग हैं जो अपने धन बल और संख्या बल के दम पर OBC बने बैठे हैं। जब भी किसी दलित पर अत्याचार की घटना होती है तो मीडिया पीड़ित की जाति तो बताता है, लेकिन आरोपी की जाति छिपा लेता है। फिर कुछ वर्ष बाद उसे ब्राह्मण बनाम दलित बना दिया जाता है, जैसा कि लल्लन टॉप ने इस वीडियो में किया। इस प्रकार बड़ी सफाई से एक एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार हो रहा है जो आगे चलकर कब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे हिंदुओं को बांटने के लिए फातिमा शेख नाम का नकली चरित्र गढ़ा गया था। यदि किसी ने उनके झूठ की पोल खोल दी तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई झूठा समाचार एक बार चल जाए तो उसकी क्लिप्स और स्क्रीनशॉट के आधार पर माहौल बनाने का काम जारी रहता है। भारतीय मीडिया का ये भयानक हिंदू विरोधी चरित्र देखकर ये प्रश्न उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सरकारों से आशा की जाती है कि वो ऐसे मीडिया संस्थानों पर लगाम लगाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार जैसे ही कोई कार्रवाई करेगी मीडिया की स्वतंत्रता का रोना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। ऐसे झूठे समाचारों पर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है, किंतु भारतीय न्यायपालिका की स्थिति को देखते हुए वहां से भी हिंदुओं को न्याय की आशा रखना व्यर्थ है। सबसे कारगर उपाय यही है कि दबाव जनता की ओर से पैदा हो। इसके लिए सोशल मीडिया हमारा हथियार है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम शत्रु की सही पहचान करें। छुटभइये पत्रकारों को टैग करके कोसने से कोई लाभ नहीं। समाचार संस्थानों के मालिकों को उत्तरदायी ठहराएं। उनमें से अधिकांश सोशल मीडिया पर हैं। थोड़ा सा गूगल करके आपको सभी अखबारों, चैनलों और वेबसाइट्स के मालिकों के नाम पता चल सकते हैं। अपना विरोध हमेशा तथ्यात्मक और भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दर्ज कराना चाहिए। दूसरा तरीका है प्रश्न पूछने का। दलितों पर अत्याचार का कोई भी समाचार देखें तो पलट कर पूछें कि आरोपियों की जाति या मजहब क्या है। मीडिया से आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, किंतु यदि पुलिस या किसी स्थानीय स्रोत से पता चल सके
तो ऐसे हिंदू विरोधी मीडिया संस्थानों और उनके मालिकों की मंशा को उजागर करें। तीसरा उपाय है बहिष्कार का। आवश्यक नहीं कि हम सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड चलाएं। जिन भी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर हमें संदेह हो तो चुपचाप उनसे दूरी बना लें। चौथा और सबसे जरूरी तरीका है सरकारों पर दबाव बनाने का। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनसे पूछें कि वे हिंदू विरोधी मीडिया संस्थानों के प्रायोजित कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं, उन्हें हर वर्ष करोड़ों के सरकारी विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुओं को जातियों में बांटने के षड्यंत्र में ना फंसे। यदि इनके प्रभाव में आकर अनुसूचित जाति या पिछड़ी जातियों के कुछ लोग भला बुरा कह रहे हैं तो उनके प्रति दुर्भावना ना रखें, उनके प्रति भातृभाव रखें। जब व्यक्तिगत रूप से हमारा व्यवहार सभी हिंदुओं के लिए सद्भावनापूर्ण होगा तो हिंदू विरोधी तंत्र के सारे दुष्प्रचार स्वयं ही विफल हो जाएंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।